थैंक यू, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। तो लोकेश जी आप कैसे आप शुरुआत करेंगे और फिर हम प्रश्न उत्तर करें, ऐसे करें? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हिंदी में है, इंग्लिश में कैसा? आप लोग सब हिंदी में हिंदी में कंफर्ट है ना? बताइएगा, बढ़िया रहेगा। हाँ सभी ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ये हम भी चाह रहे थे कि सब लोग अपना हिंदी में होगा तो अच्छे से समझ में आएगा ना। हाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि हम ये जो नवरात्र में अभी सोच रहे हैं कि वे हमारा हेल्थ कैसे रहे। कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, हमने जैसे देखा नॉर्थ में कुछ लोग एक टाइम अन्न खाते हैं, 2 टाइम नहीं खाते हैं, कुछ लोग पूरा 9 दिन बिना अन्न के रहते हैं। तो आयुर्वेद का दृष्टिकोण या जो आयुर्वेदिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो इस समय को लेके क्या कहता है, उसकी भी साथ हम इसमें चर्चा करेंगे। और बेसिकली वही आपका क्वेश्चन आंसर के साथ ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जैसे हमको पता होना चाहिए कि आयुर्वेद कहता है कि खाने का एक निवाला मुंह में जाने से पहले पता होना चाहिए कि मेरी प्रकृति के अनुकूल है या नहीं है। अगर अनुकूल होगा तो क्या करेगा, अच्छा अच्छा करेगा। अनुकूल नहीं होगा तो गड़बड़ गड़बड़ करेगा। और गड़बड़ भी इतना नहीं कि आपने खा लिया तो एक ही दिन में बीमार होता है, ऐसा नहीं होता है। उसको समय लगता है। बॉडी में जो इम्बैलेंस है, आयुर्वेद की भाषा में उसको दोष बोलते हैं, उसका संचय होता है कि बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। पहले उसका संचय होता है, षट क्रिया काल बोलते हैं उसको, फिर उसका प्रकोप होता है, फिर वो बढ़ता है, प्रोलिफेरेट होता है, फिर वो फैलने लगता है शरीर में, प्रसर होता है, फिर उसका स्थान संश्रय बोलते हैं कि कोई एक जगह वो बैठ जाएगा शरीर में और फिर वहां पे अपना रूप व्यक्त कर देता है, फिर रोग होता है। तो इसमें लगभग अगर आप देखो तो 6 महीने का समय होता है। तो हमारे जो निज कारणों से शरीर के अंदर के जो हमारे वात पित्त कफ है, इनके इम्बैलेंस में 6 महीने का समय लगता है। और इन्फेक्शन जैसे मच्छर ने काट दिया तो इन्फेक्शन पहले होता है, वात पित्त का बाद में इम्बैलेंस होते हैं। तीसरा कारण होता है इसमें कि इन्फेक्शन को हमने काउंट कर लिया, रेडिएशन है, इमोशंस है, स्ट्रेस है, मन पे जो आघात करे तो वो रोग शरीर में होने लगता है। तो शरीर और मन दोनों का जुड़ाव है। अभी नवरात्रि की बात करते हैं, देवी शक्ति को क्या मानते हैं, मन। क्या हमारा जो शरीर चल रहा है, एक तो ये 5 भूतों पे टिका हुआ है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी पे। दूसरा हमारा जो मन है, मन भी इसमें 3 तरह के हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। एक ही मन के जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसमें 3 पहलू होते हैं, लाइक ए ट्राइंगल। सत्व रजस तमस, बिना इन तीनों के नहीं चलता है। जैसे आप दिन का शुरुआत करते हैं ना, तो आपको मॉर्निंग टाइम भी चाहिए होता है, दोपहर का भी चाहिए होता है और इवनिंग भी चाहिए है, ऐसे रात भी चाहिए है। ऐसे ही मन में 3 मॉड्यूलेशन जरूरी है, बिना उसके हमारा मन नहीं रह सकता है। बोलते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, और मन स्वस्थ है तो शरीर ठीक होने लगता है। आज तो मेडिकल साइंस में मानता है कि 90% प्रॉब्लम आर साइकोसोमेटिक। अगर मन ठीक हो गया तो रोग भी ठीक होने लगता है। अगर हम मन में कहें कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता तो नहीं ठीक होगा। तो मन जैसे ही सोचता है कि एक पॉजिटिव दिशा में सोचने लगता है तो हमारे शरीर में केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, और वही केमिकल शरीर को ठीक कर देते हैं। अब वो केमिकल नेचुरल है तो ठीक करते हैं, हम बाहर से खाते हैं तो ठीक तो वो भी करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो बेकार ज्यादा करे, जिसको हम आज की डेट में मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं। एक चीज नेचुरल है, एक क्या है, आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो चीज नेचुरल है वही केमिकल अगर हमको प्लांट से मिल जाए, मिनरल से मिल जाए, नेचुरल मिनरल से, तो वो बेकार नहीं करता, केवल स्वास्थ्य को संवर्धन करता है। तो थोड़ा सा ये समझेंगे कि जो शरीर है वो 5 भौतिक संगठन है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तत्व। लेकिन पैदा होते समय हर व्यक्ति में मात्रा थोड़ा अलग अलग होती है, वो हमारे शरीर का प्रकृति का निर्धारण करती है। तो 7 तरह की इंसानी प्रकृति होती है, शारीरिक ढांचा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो तो लाइफ टाइम पैकेज है, नहीं बदलता है ना, उसके साथ हमें रहना पड़ेगा। तो जिनमें तो आकाश और वायु तत्व ज्यादा होता है उनको वात प्रकृति बोलते हैं,
वात वाले बिल्कुल दुबले पतले चंचल होते हैं, 35-45 किलो के बीच वजन होता है, कभी मोटे नहीं हो सकते। बोलते हैं उनको घी के घड़े में रखो तो भी नहीं मोटे होते। दूसरी पित्त प्रकृति होती है जिनमें अग्नि तत्व ज्यादा रहता है। पित्त प्रकृति वाले तेज स्वभाव के रहते हैं, दिखने के सुंदर, तीखे नए नक्श बोलते हैं जिसको ना। लीडरशिप क्वालिटी होता है, परफेक्शन पसंद होता है और गुस्सा जल्दी आता है। तीसरा प्रकृति होती है कफ प्रकृति, जिनमें जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है। कफ वाले मोटे सुस्त और आलसी होते हैं, 100 किलो से ऊपर वजन होता है, पतले नहीं हो सकते कुछ भी करो। 3 प्रकृतियां इनका कॉम्बिनेशन होता है, वात पित्त पित्त कफ कफ वात, और एक होती है साम्य प्रकृति, पांचों तत्व बराबर मात्रा में। तो पैदाइशी प्रकृति तो लाइफ टाइम गिफ्ट है, लेकिन शरीर में ये पांचों तत्व 3 फोर्स के रूप में काम करते हैं। इनको भी वात पित्त और कफ बोलते हैं। अगर तीनों बैलेंस हैं तो शरीर ठीक चलेगा, इनमें गड़बड़ी हो तो प्रॉब्लम आती है। तो आयुर्वेद कहता है अकेले वात के कारण 80 प्रकार के रोग, पित्त के कारण 40 और कफ के कारण 20 रोग होते हैं, और इनका जो मिला जुला असर वो हजारों रोग हो सकते हैं। और उस रोग को होने से पहले ही हम उसको जान लेते हैं, वही है जो नाड़ी परीक्षा। वैद्य क्या करता है, नाड़ी पे जो है हाथ रख के जो है 3 उंगलियों से देख लेते हैं कि वात रिलेटेड प्रॉब्लम है या कफ रिलेटेड है या पित्त रिलेटेड है। और अगर उसका जड़ को निकाल दो तो तना कुछ दिन में सूख जाता है। अगर किसी पेड़ की आप जड़ काट दो तो जो तना है वो सूख जाता है, लेकिन अगर आप खाली टहनियां काटते रहो तो वो जैसे नया सीजन आता है फिर से उसमें कोंपल आ जाती है। ऐसे जब हम सिम्टोमेटिक रिलीफ लेते हैं, चाहे वो हम एलोपैथी से लें, चाहे आयुर्वेद से लें, चाहे होम्योपैथी से लें, चाहे मैग्नेट थेरेपी से लें, चाहे नेचुरोपैथी से लें, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो प्रॉब्लम वापस आ जाता है। लेकिन अगर हम उसको रूट एलिमिनेट कर देते हैं तो वो रोग समूल नष्ट हो जाता है। और ये विद्या, ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही है। सिम्टोमेटिक रिलीफ आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन अगर रोग को समूल नष्ट करना है, जड़ से उखाड़ना है, तो आयुर्वेद का और योग का सहारा उसमें आपको हेल्प करेगा। अब आयुर्वेद में भी बताया गया है कि रोग के अधिष्ठान शरीर और मन दोनों स्तर पे रोग हो सकता है। अगर शरीर में रोग है तो आपको शरीर को पहले ठीक करना पड़ेगा, मन में रोग है तो मन को पहले ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आप शरीर ठीक करते रहो वो फिर आता रहता है। तो ये देखने की भी कला जो है नाड़ी वैद्य में होती है, को देख लेते हैं कि रोग शरीर से आया है या मन से आया है। तो दोनों स्तर पे जो आप देखो आजकल प्लेसिबो थेरेपी काम करता है कि नहीं करता, यानी उसमें कुछ सच्चाई है, नहीं तो काम नहीं करता। मैंने अभी एक रिसर्च पढ़ा था, जो मॉर्फिन सबसे हैवी पेन किलर होता है, 100 पेशेंट पे ट्राई किया और उनको बोला कि आज तुमको जो है मॉर्फिन नहीं दिया है, कोई दूसरा दिया है, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। किसी का दर्द कम नहीं हुआ। और 100 लोगों को सिर्फ डिस्टिल वाटर दिया, नॉर्मल सलाइन जिसको बोलते हैं, बोला ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मॉर्फिन है, सबका पेन गायब हो गया। तो हमारे जो आयुर्वेद में है, हमारे वेदांत में, विज्ञान को बोलते हैं कि अक्षर ब्रह्म, शब्द में शक्ति होती है। एक शब्द से जो वाइब्रेशन माइंड को गया वो अंदर केमिकल चेंजेस लाने लगता है और उस चीज को रिसीव करने के लिए तैयार होता है। जैसे आपको बोलो कि आपको हलवा पूड़ी मिलने, और आजकल खूब मिल रहा है ना, हलवा पूड़ी खा रहे हैं, अचार मिलेगा साथ में, तो कई लोगों तो अचार सुनते ही जो है लार टपकने लगती है सुनने मात्र से। ये बड़ा ही विचित्र सिस्टम है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शब्द मात्र से, दर्शन मात्र से केमिकल चेंज होने लगता है। हमारे जो 5 सेंसेस हैं ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेल बीइंग में। तो आयुर्वेद कहते हैं शरीर की चिकित्सा, मन की चिकित्सा, और तीसरे नंबर पे बोलता है सत्तावज चिकित्सा की, सत्व को बढ़ा दो तो भी जो है शरीर में रोग नहीं टिकता है, जिसमें हमारा योग प्राणायाम ध्यान मंत्र चैंटिंग ये सब आ जाता है। ये जो नवरात्र की जो हम बात करते हैं कि नवरात्र में जो हमारे अंदर जो दिव्य शक्तियां छिपी हुई हैं, अब हमारे अंदर जो आयुर्वेद में बोलते हैं 7 चक्र मानते हैं फिजिकल लेवल पे, लेकिन जो यौगिक मानते हैं 9 चक्र मानते हैं। एक चक्र शरीर के भी नीचे होता है और एक शरीर के ऊपर होता है।
तो ऐसी वो अलग अलग चक्रों में जो हमारे अंदर जो दैवी शक्ति जगी, बोलते हैं पहले 3 दिन तमस होता है, फिर रजस होता है, फिर सत्व में चले जाते हैं, है ना। तो ये बड़ा विज्ञान है। बोलते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी है। हमारे शरीर में 60 से 70% जल है, ऐसी पृथ्वी में ही है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार ये जो ऋतु है इसमें क्या होता है, पित्त का जो है शरीर में प्रकोप होने लगता है। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है और अभी प्रकोप बढ़ने लगता है उसका। अगर हम उसको अभी खत्म कर दें तो आगे वो जो है विकार पैदा नहीं करेगा। और बोलते हैं गर्मी में जैसे हम पंखा चल रहा है ना, हवा खाते हैं, तो गर्मी में वात का संचय होता है, वर्षा ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और अभी उसका प्रसर होने लगता है, वो फैलता है शरीर में और फिर सर्दियों में जाके वो आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन करने लगता है। तो अभी अगर हम इसका निदान कर लें तो ये दोनों प्रकार के रोगों से हम बच सकते हैं। तो आयुर्वेद इस समय विरेचन रिकमेंड करता है कि चाहे आप सद्य विरेचन करो, क्लासिकल करो। विरेचन में क्या करते हैं, पहले 3 दिन जो है घी पिलाते हैं, फिर 3 दिन बॉडी मसाज करते हैं, फिर जो है विरेचन करते हैं। डिटॉक्स प्रोसेस जिसको आयुर्वेद में हम पंचकर्म बोलते हैं, उसको करने से पहले भी खिचड़ी डाइट करते हैं ताकि बॉडी में जो दोष है वो आम का पाचन हो जाए। तो अभी अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि में अच्छा ध्यान हो, सिस्टम अच्छे से ठीक हो जाए, क्योंकि अभी आप लोग जो है देखो कहीं ना कहीं जो है श्राद्ध का टाइम है, हलवा पूड़ी का टाइम है, तो बॉडी में कहीं ना कहीं वो क्लेद जमा हो जाता है, आम जमा हो जाता है। तो अगर आप खिचड़ी डाइट करते हैं तो भी ठीक है। तो जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो लोग खिचड़ी डाइट जरूर करें। लघु अन्न, आयुर्वेद में कहते हैं लंघन, उपवास और पाचन 3 चीजें शरीर के दोषों को खत्म करती है, आम को खत्म करती है, टॉक्सिन्स को खत्म करती है। लंघन का मतलब आ गया लघु अन्न, इजिली डाइजेस्टेबल फूड। उपवास में हो गया कि आपने कुछ खाया नहीं, और पाचन में हो गया आपने कोई जो पचाने वाली गोली खा ली, हींग की पाचन गोली खा ली, है ना, पुदीन हरा की गोली खा ली, अदरक की कतरन जो है नींबू डाल के, नमक डाल के खा ली। तो भोजन को पचाने में मदद करती है, आम को पचाने में मदद करती है। तो यहाँ जैसे वात प्रकृति में बताया गया कि वात प्रकृति वाले लोग दुबले पतले चंचल होते हैं, इनका ऑलरेडी वजन कम होता है, भूखा रहेंगे तो और वात बढ़ जाएगा। तो वात प्रकृति वाले के लिए अच्छा है कि वो जो है दूध के साथ में अपना सामे का चावल है या राजगिरा है, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भिगा के, ऐसे नहीं भीगना जरूरी ड्राई फ्रूट्स को, नहीं तो उसमें हीट होती है, खास करके जो नट्स होते हैं, नट्स में हीट होती है। अब बादाम जो होते हैं, काजू है, पिस्ता है, इन सब में हीट होता है, तो इनको थोड़ा भिगा दो, उसको डाल के खीर बना लो। तो खीर क्या करेगी, इनका पोषण भी करेगी और फास्टिंग का पर्पज भी पूरा हो जाएगा। तो वात प्रकृति वाले सब्जी के साथ थोड़ा सा जो है सामक चावल का खीर ले सकते हैं। फलों में जो है मधुर रस वाले फल सारे ले सकते हैं। वात वाले खट्टे मीठे दोनों फल खा सकते हैं, लेकिन पित्त वाले के लिए खट्टा फल अलाउड नहीं है। और पित्त प्रकृति वाले के लिए जैसे बोलते हैं ना कि चिल्ली, जंक फूड, फ्राइड फूड, फर्मेंटेड फूड अच्छा नहीं है। एंगर, वरी, फास्टिंग भी अच्छा नहीं। जो प्योर पित्त प्रकृति उनके लिए आयुर्वेद कहता है कि फास्टिंग अलाउड नहीं, तो उनको भी लंघन पे जाना चाहिए। तो वात वाले के लिए भी लंघन अच्छा है, पित्त वाले के लिए भी लंघन अच्छा है। जो हम आजकल फास्टिंग की बात करते हैं फ्रूट फास्टिंग वगैरह लंघन में आता हो, इजीली डाइजेस्टेबल फूड। हाँ, जो मोटे लोग हैं, 100 से ऊपर किलो हैं, वो लोग जो है फास्टिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो उनको जो है जैसे ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा कुछ फल खा लिए, लंच में सब्जियां खा लिया, है ना, या सूप ले लिया, और डिनर में सूप। तो जूस, सूप और फल पे वो जा सकते हैं, कफ वाले, और पानी पे। पित्त वाले को थोड़ा सा कुछ खाना चाहिए। तो जो सामे का चावल, जिसको आजकल हम व्रत का चावल बोलते हैं, उसका खीर भी बना सकते हैं। उसको चावल की तरह बना के, जैसे लौकी, तोरी, कद्दू, ये भी फलाहार में आता है, इनकी सब्जी में सेंधा नमक डाल के सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो हल्का रहेगा सिस्टम। और कफ प्रकृति वाले के लिए जो है ना, ऑयली, ग्रीजी, फैटी, मधुर रस अच्छा नहीं, तो उनके लिए खीर नहीं बनाना, वो नहीं खीर खाएंगे, है ना। वो उसका खिचड़ी बना सकते हैं, खिचड़ी जैसा।
थोड़ा सब्जी काटा, थोड़ा सा सामे का चावल लिया, अगर खाने का मन है तो। नहीं तो बेस्ट है उनके लिए सूप, कद्दू का सूप ले लिया, लौकी का सूप ले लिया, है ना, परवल टिंडा मिक्स सब्जियों का सूप ले लिया। सूप उनके लिए अच्छा है, तो उनके शरीर में जो फैट है वेट लॉस में भी मदद करेगा, एनर्जी भी हाई रहेगा। लेकिन पित्त वाले को कुछ सॉलिड खाना जरूरी है, एटलीस्ट लंच में। अगर ब्रेकफास्ट डिनर में थोड़ा बहुत फास्टिंग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन लंच में अगर भूखा रहेंगे तो उनको हेडेक माइग्रेन होने के पूरे चांस रहते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि लघु अन्न, आजकल लोग व्रत के नाम पे पूड़ियां तल के खा रहे हैं, तला हुआ बिल्कुल जो है जहर का काम करता है। एक तो सिस्टम लाइट है, उसमें फिर आप सेचुरेटेड फैट डालोगे, वो अच्छा नहीं है। हल्का सा घी आप ले सकते हैं, लेकिन फ्राइड इस समय बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और साबूदाना जैसे लोग खाते हैं, पहले का जो साबूदाना होता था ना, एक पेड़ होता था मेट्रोजाल, उसका जो निर्यास होता है गोंद, उससे बनता था। आजकल वो बनता ही नहीं, वो टेपियोका आता है उससे बना रहे हैं। तो टेपियोका का जो स्टार्च है उसको केमिकली जो है उसको प्रोसेस करके बनता है, तो उसमें तो स्टार्च और केमिकल के अलावा कुछ नहीं है। तो जो आजकल साबूदाना मिल रहा है बिल्कुल नहीं खाना। आलू में भी स्टार्च ज्यादा है, तो वात वाले के लिए, पित्त वाले के लिए तब भी ठीक है। जो कफा प्रकृति वाले उनके लिए आलू बिल्कुल अच्छा नहीं है फास्टिंग के लिए, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखें, बहुत ज्यादा स्टार्च व्रत के नाम पे न लें, बहुत तला हुआ न खाएं, हल्का सुपाच्य भोजन रखें। और ये करने से पहले, जैसे हम लोग बोलते हैं विरेचन सब लोगों को संभव नहीं होगा, अभी भी आपके पास 3-4 दिन, तो एटलीस्ट अगर आप आज से भी अपना खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं और रात को 2 गोली विरेचन बट्टी या 3 त्रिफला 3 हरित की, दो इनमें से कोई भी एक, या तो 2 गोली विरेचन बट्टी या 3 त्रिफला या 3 हरित की रात को सोते समय लो, तो पेट साफ होता जाएगा। जब तक आप व्रत शुरू करते हो तब तक ऑलरेडी आपका सिस्टम से काफी जो टॉक्सिन्स हैं, जो मल हैं, वो निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद जो आप बिल्ड करोगे, रिसेट योर माइंड। नवरात्रि क्या है, एक नई चेतना के साथ, नए माइंडसेट के साथ। तो पुराना जो गार्बेज है, नया तभी ना होगा जब खाली करोगे। अब आपके पास 2 किलो का बर्तन है, 10 किलो का है, 100 किलो का है, पहले तो उसको खाली करना पड़ेगा, फिर उसको धोना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा, तब उसमें नया चेतना को आप संजो सकते हैं, है ना। तो न्यू माइंडसेट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सफाई कार्यक्रम है, ये आपका योग प्राणायाम से, और ये जो खिचड़ी डाइट्स मैंने बताया कि नवरात्रि से पहले पहले कर लो, ये उसका सफाई कार्यक्रम करेगा, है ना। खाली होने के लिए शरीर के स्तर पे, तो मन के स्तर पे हॉलो एंड एम्प्टी, क्योंकि कुछ हमारे चित्त में ऐसे इंप्रेशंस रह जाते हैं जो हमारे चाहते हुए भी हम उसको डिलीट नहीं कर पाते हैं। तो डीप मेडिटेशन से, गुरुदेव के आशीर्वाद से जो हमें साइलेंस कोर्स मिला है, उसमें वो सब इंप्रेशंस निकल जाते हैं। तो एकदम से आपका मन निर्मल हो गया। मन निर्मल होना मतलब उसमें कोई मल नहीं है, एकदम क्लीन व्हाइट। और उसमें तुम जो भी कलर करना है, और उसमें कलर क्या करना चाहते हो, द बेस्ट, मतलब जिसने पूरी सृष्टि को सजा रखा है, पूरी सृष्टि का श्रृंगार जिस शक्ति ने कर रखा है, उसी शक्ति का हम बोलते हैं कि माँ हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में आके वास करो। तो वही दिव्यता आपके अंदर भी आ जाती है, और आपके अंदर वही दिव्य गुण आने लगते हैं। फिर आप पूरे संसार की, पूरी सृष्टि की केयर करने का एक भाव अंदर से जगता है। आपके अंदर एक नई चेतना होती है, ये सोच के नहीं बैठते मेरा क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ दुनिया के लिए। जब तक भगवान ने मुझे शरीर दिया है, 80 साल, 90 साल, 100 साल, तब तक मैं कितना कर सकता हूँ या कितनी कर सकती हूँ, ये चेतना जग जाती है। और आपके अंदर ऊर्जा का पूरा स्रोत जो है जग पड़ता है, जिसको इन दैवीय शक्ति बोलते हैं। भूख नहीं परेशान करती, प्यास नहीं परेशान करती, आप एकदम से जो है हाई लेवल पे रहते हो। एक पूरी सृष्टि जो है इसमें आ जाता है नई चेतना के साथ। तो ये है असली नवरात्र का महत्व, कि वो दैवीय शक्ति आपके अंदर भी उदय हो जाए। अभी आप बोल रहे थे अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय,
मृत्यु और महामृतम गमः। जो असत था, ये शरीर है, मन है, ये सब हमारा सब कुछ असत्य है। ऐसा नहीं कि बेकार है, ये असत्य है, मतलब ये बदलने वाला है। तो उसको पकड़ के क्यों बैठे भाई? जब आपको रोज जो है सुबह को जो है चाय का कप मिलने वाला है, दोपहर को भोजन मिलने वाला है, शाम को डिनर मिलने वाला है, आपको विश्वास है कि भाई मिलेगा, तो उसको लेके परेशान नहीं होते, है ना? तो प्रकृति तुम्हें नित्य नया शरीर दे रही है। हर रोज शरीर नया है। जो तुम्हारा शरीर आज है वो 10 साल बाद नहीं रहेगा, 10 साल बाद वो 20 साल बाद नहीं रहेगा, उसमें नित्य नयापन रहता है। वो बासी और बूढ़ा नहीं होता, आप में दिव्य चेतना रहती हो, हर नित्य नया शरीर दे रही है आपको, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हो। तो ये एक चेतना अंदर से जग जाती है कि शरीर में नयापन बना रहता है, हर दिन आपको एक नई चेतना का आभास होता है ना? ऐसे ही मन क्या होता है, निर्मल रहता है। मैं क्या करूं, मैं कैसे लोगों का क्या ख्याल करूं, अपने चारों तरफ अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करूं। तो ये उसमें जो आपका जो भाव जग जाता है, तमसो मा ज्योतिर्गमयः। अब तमस में भी हमारे जो समाज में है बहुत सारी कुरीतियां हैं, बीमारियां, 4 अच्छी आदतें, 4 बुरी आदतें हैं, है ना? वो तमस से भी आप जो है ऊपर उठ जाते हो। फिर आता है कि मृत्युर्मा अमृतम गमः। ये भी शरीर मरने वाला है। ये शरीर जो शरीर में आया उसको मृत्यु निश्चित है। मृत्यु होगी फिर पैदा होगी, मृत्यु होगी फिर पैदा होगी, मृत्यु होगी फिर पैदा होगी, चक्र चलता रहता है। लेकिन जो लोग इस लेवल का जो ट्रांजिशन है उसको भी पार कर जाते हैं, उनका मृत्यु नहीं होता। वो अमृतमय होकर के उसी चेतना के साथ, जैसा माइंड सेट, चेतना का मतलब जैसे आत्मा होता है, लेकिन जो आपका माइंड सेट आज है उसी माइंड सेट के साथ आप कंटिन्यू करते हो, और आपका शरीर मरता नहीं, आप शरीर छोड़ते हो। देयर इज ए डिफरेंस। आप शरीर छोड़ते हो कि भाई शरीर बहुत हो गया, अभी मुझे आगे की जर्नी, जैसे आप पुरानी कार छोड़ देते हो ऐसे आप शरीर को छोड़ते हो, न कि शरीर आपको छोड़ता है। और उसी माइंडसेट के साथ आप जो है दैवीय चेतना में लगे रहते हैं। जब जैसे हम देवता को पूजा करते हैं, वो भी तो आते हैं ना, वो एस्ट्रल बॉडी में रहते हैं। जब हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, तभी तो है। ऐसे ही हमारी चेतना भी दैवी में होकर के वो दैवी के साथ ही लग जाती है। बोलते हैं ना जो हमारे से ऊपर और जो लेवल हैं, कुछ लोग जिनको गाने बजाने मजा आता है, वो ये गंधर्व योनि में चला जाते हैं, जिनको पैसा गिनने मजा आता है यक्ष योनि में चले जाते हैं, है ना? जो भक्त बने हो गुरु के साथ भक्ति में लगे रहते हैं, शरीर के बाद भी और शरीर के साथ भी। तो ऐसे हमारी चेतना में वो दिव्यता आ जाती है। तो दिव्यता आने के लिए देवी को जगाना जरूरी है। तो हम इस शरीर के बाद भी उसी चेतना में बने रह सकते हैं हजारों साल तक, लेकिन उस लेवल तक पहले पहुंचना तो पड़ेगा। तो यहीं पे हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा ध्यान है, जो सत्संग है, जो पुण्य है, उस सब का समन्वय जो है हमें आगे बढ़ाता है। ये थोड़ा सा आध्यात्मिक है, लेकिन जो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण है उसमें आप हल्का सुपाच्य भोजन करें, भूखा बिल्कुल न रहें, है ना? और स्वच्छ वस्त्र पहने, समय पे जो है अपना प्राणायाम, ध्यान ये सब करें, है ना? और थोड़ा-थोड़ा जो है सेवा ज़रूर करें, क्योंकि वो चेतना अगर फ्लो नहीं होगी तो फिर जड़ता आने लग जाएगी। तो घर है, घर के आंगन में है, मोहल्ले में, जहाँ-जहाँ आप कर सकते हो, थोड़ा-थोड़ा सेवा कर सकते हो, ताकि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप जो है कम से कम जो है बैठ के सबके लिए प्रार्थना करो। तो शरीर और मन दोनों को इस समय चलाना पड़ेगा। योग भी करना है, ध्यान भी करना है, योग भी करना है, ध्यान भी करना है। और तीसरा है मंत्र जाप। मंत्र जाप से वो शक्ति जो है जगती है। बोलते हैं देवी का जागरण करना पड़ता है। आजकल आप जो है दुर्गा सप्तशती पारायण है, जो भी मंत्र आप करना चाहें जरूर करें, और अपना सहज ध्यान तो करना ही है, लेकिन आजकल मंत्र जाप के लिए अच्छा समय जो है नवरात्रि में है। तो वो आपके लिए पूरे साल भर के लिए एनर्जी रिस्टोर कर देगा। ठीक है? हाँ, अब कुछ प्रश्न पूछना चाहें इस बारे में कुछ और डिटेल में तो बात कर सकते हैं।
हाँ सब बढ़िया रहा रोकेश जी। जयेश और मेरे दोनों के पास प्रश्न है थोड़े, जी जी तो थोड़े 15 मिनट हम देख लेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश बोलिए। लोकेश जी, ये आपने जो आसानी से पाचन हो अन्न उसके बारे में बताया। तो एक तो के फ्रूट्स है आपने बताए, और खिचड़ी किस तरह की खिचड़ी लेनी है? तुअर दाल की, मूंग दाल की, छिलका मूंग दाल की, और कैसे उसको बनाना है, क्या करना है? आजकल जो खिचड़ी बनेगी ना वो सिर्फ उसकी सब्जी की और सामे के चावल की बनेगी। बोलते हैं ना द्विदल को भी जो है अवॉइड करना चाहिए। दालों में भी थोड़ा सा जो होता है ना वो टॉक्सिन्स थोड़ा होता है, इसलिए देखो जिन लोगों का किडनी का प्रॉब्लम रहता है उनको दालें कम देते हैं या मना करते हैं ना। तो इस समय सिर्फ फलों पे, सब्जी पे, और जो सामे का चावल, व्रत का चावल है या राजगिरा है, कुधाने जिसको बोलते हैं, उसका सेवन करें, है ना। एक टाइम जो भोजन करना चाहते हैं, यहाँ पे व्रत का अलग अलग विधान है, वो दाल में मूंग का दाल ले सकते हैं। एक टाइम के भोजन अगर आप करना चाहें, तो जो लोग पूरा टाइम 9 दिन रहना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि जैसे थोड़ा सा मुनक्के मुनक्का होता है ना, बड़ा वाला किशमिश, छोटा किशमिश भी ले सकते हैं। मुनक्का जो होता है वो हृदय के लिए बलकारी होता है, उसका जो बीज होता है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम हमारे जो सर्कुलेशन में जो ब्लॉक्स बने होते हैं वो देता है। अभी बहुत अच्छा टाइम है कि मुनक्का भिगा के 8-10 मुनक्के सुबह दोपहर शाम जो भिगा के थोड़ा सा खा लो, उसके साथ 4-6 बादाम ले लो, और एक अखरोट जरूर लो भिगा के, एक अंजीर, 1-2 अंजीर ले सकते हैं, खजूर है, एक तो ये थोड़ा सा ले लें। दूसरा आप जो है फलों में जो सेब है, अनार है, बोलते हैं अनार देवी को बहुत पसंद, आप पूजा में भी चढ़ा लो और उसके बाद बहुत इसको जो है प्रसाद रूप में ले लो। सेब, अनार, अंगूर है, नाशपाती है ना। तो जो भी फल अभी अवेलेबल हैं, हाँ 3 फल ऐसे हैं जो आम, अनानास और पपीता, ये थोड़ा कम मात्रा में खाना है, नहीं तो ये पित्त बढ़ाते हैं ज्यादा मात्रा में, इनमें हीट होता है, पित्त बढ़ाते हैं। तो एक एक स्लाइस ठीक है इनका। तो जो वात प्रकृति वाले हैं वो बेरीज भी खा सकते हैं, पित्त वाले के लिए बेरीज अच्छा नहीं है। तो वात के लिए स्वीट, सावर एंड साल्ट टेस्ट अच्छा है, पित्त के लिए स्वीट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट अच्छा है, कफ के लिए पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट अच्छा है। ये थोड़ा कर सकते हैं। और सब्जी में जैसे बताया लौकी है, तोरी है, परवल है, टिंडा का, तो फल वाली सब्जियां थोड़ा ज्यादा सेवन करें, और फलियां वाले नहीं लें, फल जिसको बोलते हैं, है ना। और सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोग राजगिरा यूज करते हैं, उसका खीर बनाते हैं, है ना। साबूदाने की खीर के बजाय आप उसका खीर बना सकते हैं। जी लोकेश जी, एक प्रश्न है कि रोज की दिनचर्या में ऐसे क्या टिप्स आप सजेस्ट करेंगे जिससे 3 दोषों का बैलेंस कर पाए हम, और ऐसे कुछ फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं दिन में? हाँ, सुबह का बोलते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट हल्का होना चाहिए, दोपहर थोड़ा ठीक से भोजन होना चाहिए, डिनर लाइट। तो रात को सूप का सेवन कर सकते हैं, सुबह को थोड़ा स्प्राउट्स हैं या ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं, दोपहर के साथ थोड़ा सा हल्का सा हैवी लंच ले सकते हैं आप। तो उससे आपका जो है वात पित्त का बैलेंस रहे, क्योंकि सुबह को कफ का टाइम है, तो लाइट फूड से क्या होगा, लाइटनेस तो रहेगी लेकिन कफ नहीं बढ़ेगा। इवनिंग को वात का टाइम है तो थोड़ा सा गर्म लेना जरूरी है, और दोपहर को भूख बनी रहती है, थोड़ा सा कुछ खाओगे नहीं तो पित्त बढ़ जाएगा, है ना। हाँ, रस हम अगेन अपने अनुसार ले सकते हैं कि मधुर अम्ल लवण रस प्रधान वाला भोजन जो है वो वात के लिए अच्छा है, कषाय तिक्त मधुर पित्त के लिए अच्छा है, और कटु तिक्त कषाय कफ के लिए अच्छा है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि भोजन षड्रसा ही होना चाहिए, सारे 6 रस का सेवन हम जीवन में कर सकते हैं। मधुर रस से शुरू करें और कषाय रस से अंत करें। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अंत में जो है कषाय रस लेते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, मधुर रस लेते हैं, स्वीट डिश लास्ट में लेते हैं, वो पूरे सिस्टम को उल्टा कर देता है। तो भोजन शुरू करें आप, 1-2 खजूर ले लो या गुड़ की डली ले लो, या कोई भी मीठा है थोड़ा उससे शुरू करें, और अंत में बटर मिल्क जैसे दोपहर को ले लिया। रात को आयुर्वेद कहते हैं कि आशा वरिष्ठ लें, उससे नींद भी अच्छी आती है और बॉडी में जो है वो क्लेद नहीं बनने दे, जिसको हम आम बोलते हैं। ये तो पूरा दिनचर्या का चैप्टर है, करीब 2 घंटे का वर्कशॉप है, जब भी आपको टाइम लगेगा, हमारे वर्कशॉप होते रहते हैं दिनचर्या वाले, तो कभी भी आप सिर से तत्व साइड से अपना
कर ज्वाइन कर सकते हैं वेबिनार इसका दिनचर्या का। बेसिकली दिनचर्या में आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। उठते ही जो है अपना दांत वांत साफ करके 2 गिलास जो है कम से कम पानी पी लो, एकदम से नहीं, 10-10 मिनट के अंतर पे, तो जो रात के टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं। उसके बाद आयुर्वेद कहता है कि अपना आंखों का केयर होना चाहिए, नसें होना चाहिए, वो नित्य केयर की बात करता है। फिर बॉडी मसाज तो डेली बताया कि बॉडी मसाज रोज होना चाहिए नहाने से पहले, ताकि आपका वात बैलेंस रहे। आयुर्वेद कहता है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छत मेघवत। पित्ता एंड कफा ऐसे होते हैं लाइक ए हैंडीकैप, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे दिव्यांग लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मदद चाहिए, ऐसे वात पित्त कफ में भी जो है पित्त और कफ का विकार करने में वात ही कारण होता है। जैसे बादल एक जगह से दूसरी जगह बिना हवा की मदद के नहीं जा सकते, ऐसे ही शरीर में भी पित्त और कफ का विकार बिना वात के विकार के नहीं हो सकता। और अगर आपने वात को कंट्रोल करना सीख लिया तो समझो आपने आधा आयुर्वेदा जीत लिया। तो रोज मसाज का आदत बना लो। जैसे आप रोज ब्रश करते हो ना, ऐसे एक आदत बना लो कि बाथरूम में घुसते पहला काम करो तेल लगा लो। जब तक आप टॉयलेट जाते हो, ब्रश करते हो, शेविंग करते हो, तब तक 10 मिनट तो हो ही जाएगा ना। फिर नहा लो, तो थोड़ा भी अगर आप तेल रोज लगाते हो शरीर में तो आपका वात बैलेंस रहेगा। तो एक तो बॉडी मसाज को अपना के टूल बना लो, है ना। दूसरा, भोजन के तुरंत पहले और तुरंत बाद जल मत पियो, ताकि आपकी अग्नि मजबूत रहे। अगर अग्नि मंद हो गई तो वही कई कारणों का रोगों का कारण बन जाती है। तीसरा, आप रोज थोड़ा सा योगा प्राणायाम जरूर करें। सुदर्शन क्रिया आप कर ही रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उनको भी सिखाएं। और आयुर्वेद कहते हैं कि पहले का अन्न जब तक न पचे तब तक दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल हम क्या है, खाते जाते हैं। तो मेक श्योर कि पहले का अन्न पच जाए, भूख लगी हो तब भोजन करते। बोलते हैं ना, दाएं सुर भोजन करे बाएं पीवे नीर। आपको भूख लगी हो और अन्न कालोगे, ब्रेकफास्ट का टाइम है, भूख लगी और दायां सुर चल रहा है तो भोजन करना चाहिए। भूख लगी और बायां सुर चल रहा है तो थोड़ा वेट करो। ऐसे ही प्यास लगी है लेकिन दायां सुर चल रहा हो तो थोड़ा वेट करो। जब बायां सुर चल रहा हो और भूख प्यास लगी हो तभी जल पीना चाहिए, तो अमृत तुल्य हो जाता है शरीर में। इसलिए स्वर परीक्षा का भी इसमें बड़ा रोल है ना। कि छोटी छोटी टिप्स है, कभी दिनचर्या वगैरह करेंगे उसमें विस्तार में जाएंगे। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स वर्कशॉप इन डिटेल विद दैट। हाँ, के पॉइंट के लिए मैंने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, बॉडी मसाज रोज करो, समय पे भोजन करो और भूख लगे तभी भोजन करो, ठीक है। और समय पे सोना, क्योंकि मॉर्निंग इज कफा टाइम, नून इज पित्ता टाइम, इवनिंग इज वाता टाइम। ऐसे अर्ली नाइट कफा, मिडनाइट पित्ता, लेट नाइट वाता। तो जैसे सुबह को कफ का समय है, दोपहर को पित्त का समय, शाम के समय वात का समय होता है। ऐसे ही अर्ली नाइट भी कफ का समय। अगर हम 10 साढ़े 10 तक सो जाएं तो कफ का समय होता है, आपका नींद गहरा होगा। अगर 10 बजे के बाद नहीं सोए तो पित्त का टाइम हो जाता है, नींद गायब हो जाएगी एंड यू विल फील हंग्री, क्योंकि पित्त बढ़ जाएगा। फिर खाते हैं तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, तब जाके आदमी सो पाता है। तो सोने का आदत जल्दी बना लो। तो रोज 10-10 15-15 मिनट जो है 4-5 दिन में अपना घटा के अपना नींद को 10:30 बजे तक, डेफिनेटली 11 से पहले पहले तो सोना ही चाहिए, नहीं तो विकार आने ही आने पक्के हैं। ये चीजें आप जोड़ सकते हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्योंकि जी ये वायरस वगैरह सब चल रहा है तो गट हेल्थ पे बहुत सारा एम्फोसिस दिया जाता है। तो ऐसे कुछ फूड्स हैं, सुपर फूड्स, जिससे आप गट हेल्थ इंप्रूव करें और इम्यूनिटी को इम्प्रूव। देखो, प्रकृति के अनुसार अगर हम ट्यून रहते हैं तो देखो, पहले के जमाने में क्या होता है कि बरसात के टाइम पे एक आध बार लूज मोशन तो हो ही जाता था सबको है कि नहीं। तो नेचुरल विरेचन हो जाता था उनका। आजकल लोग विरेचन के लिए 50-60-70 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं तब जाके जो है विरेचन हो पा रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस इज एक्सपेंसिव। तो हम प्रकृति के साथ ट्यून रहते तो अपने आप सिस्टम सफाई करता था। तो गट हेल्थ के लिए अगर वो नहीं तो त्रिफला का सेवन जरूर करो, ताकि आपके शरीर में जो आंतों में मल जमा नहीं हो, है ना। और दूसरा, सिस्टम को अल्कलाइन रखें। इसलिए अल्कलाइन वाटर का भी गुरुदेव ने बीच में बताया। अल्कलाइन फूड जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, कद्दू, ये सब्जियां सारी अल्कलाइन होती हैं।
फल तब भी एसिडिक होते हैं, लेकिन सब्जियां एल्कलाइन होती है, तो सब्जियां ज्यादा खाएं। नहीं तो एल्कलाइन वाटर आप बना सकते हो। अपना 2 लीटर पानी लिया कांच के बर्तन में, उसमें आधा नींबू आधा खीरा स्लाइस करके डाल दो, 4-5 घंटा छोड़ दो, एल्कलाइन हो जाता है। तो गट हेल्थ के लिए उसको भी एल्कलाइन होना जरूरी है। दूसरा, पेट का एसिड बैलेंस होना जरूरी है। वो ज्यादा बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी जो है इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो गट का जो हमारा जो है पेट से गट तक जो सिस्टम है उसको पूरा ध्यान रखना है। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है लंच के बाद बटर मिल्क और डिनर के बाद मिल्क अमृत तुल्य होता है। और भोजन सुपाच्य हो, अच्छे से चबा के खाओ, है ना, ये उसमें ध्यान रखें। और बचाव के लिए अपना जो है इम्यूनिटी के लिए, अभी देखो अपना च्यवनप्राश, आप कोई भी एक रसायन आयुर्वेद कहता है, गिलोय है, अमृत जिसको हम बोलते हैं, अमृत टैबलेट अपना है, गिलोय है, नहीं तो इम्यूजिन टैबलेट नाम से सिरसिर तत्व का, तो उसमें आंवला है, गिलोय है, तुलसी है। अब आंवला गिलोय की टैबलेट अलग से भी ले सकते हो, नहीं तो च्यवनप्राश ले सकते हो, शक्ति ड्रॉप्स हैं, तुलसी अर्क है, ये सब अवेलेबल, कुछ ना कुछ आप लेते रहो तो आपका इम्यूनिटी हाई रहे। अभी मैंने देखा कोविड के केसेस में जो लोग अपना काबासुर है, तुलसी है, शक्ति ड्रॉप्स ले रहे थे, 4-5 दिन में ही अपना नेगेटिव हो रहे थे। मैंने भगवान की दया से अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं देखा जो हमारा श्री तत्व का इम्यूनिटी किट ले रहा था और हॉस्पिटल पहुंचा हो। हाँ, कुछ लोगों ने बेड बुक करा दिए थे थोड़ा डर में आके, लेकिन सारे ठीक हो गए। इवन जो लोग वेंटिलेटर तक पहुंच गए थे उनको भी वापस हम कबासुरा से वापस लेके आए, ट्यूब के थ्रू कबासुर दिया जब एलोपैथी नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा था। तो डॉक्टर से बात करके हमने, गुड़गांव में हमारे एक डिवोटी के बच्चा था, यंग बच्चा जो है वेंटिलेटर पहुंच गया था, तो डॉक्टर से बात किया, काबासुरा को उसको पाउडर करके ट्यूब फीडिंग के थ्रू अंदर सिस्टम में गया, 2-2 गोली 3 बार, तो दूसरे दिन बच्चा जो है रेस्पॉन्ड करने लग गया, एंड देन ही कम बैक टू नॉर्मल। तो इतना कुछ हमारे आयुर्वेदिक उत्पाद में है, खास करके जो अपने श्री तत्व के प्रोडक्ट्स हैं, और गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसे ही गाइडेंस मिलता रहता है समय समय पे, कि प्रॉब्लम आए उससे पहले सॉल्यूशन तैयार रहता है ना। तो इम्यूनिटी पे तो बहुत बड़ा रोल है आयुर्वेद का, कि आप प्रकृति के अनुसार, ये नहीं जो मन में आ खा लिया। तो जब आप लोग नाड़ी परीक्षा के लिए आते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि आपका प्रकृति क्या है। आजकल तो हम ऑनलाइन अपना वीडियो कंसल्टेशन से ही सबको अपना बता रहे हैं। तो आई एम अवेलेबल फॉर वीडियो कंसल्टेशन, वो इसमें भी मैसेज डाल सकते हैं कि यस डेफिनेटली। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, हम विस्तार में दूसरे भी सेशंस रखेंगे। जैसे लोकेश जी के साथ अभी रिसेंट में 9 अक्टूबर को शाम 6 से 7:30 को ईज जॉइंट पेन एंड आर्थराइटिस विद आयुर्वेदा का हो रहा है, तो उसके डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे इसमें, आप जरूर उसमें सहभागी ले। एक लास्ट प्रश्न है लोकेश जी, कि डाइजेशन का बहुत सारा इश्यू लोगों को होता है, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे उसके लिए आप कुछ टिप्स दे सकते हैं प्लीज? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वही हम बता रहे थे कि 5 दिन खिचड़ी डाइट सबसे अच्छा। आयुर्वेद कहता है कि अक्षी कुक्षी भव रोग प्रतिशाय व्रण ज्वर पंचते पंचरात्रिणा प्रशमम याति लंघनात्। आंखों के रोग, पेट के रोग, प्रतिशय जो एलर्जिक राइनाइटिस जुकाम जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो कोरोना क्यों नहीं है, व्रण नॉन हीलिंग अल्सर, ज्वर और ऑब्सेसिव माइंड, ये 5 दिन लंघन से ठीक हो जाते हैं, खिचड़ी डाइट करने से ठीक हो जाते हैं। अगर हम लंघन को अगर अच्छे से करें, लाइट फूड को अच्छे से फॉलो करें, ये कई रोगों को काटने की शक्ति रखता है। तो 5 दिन खिचड़ी डाइट तो आप कर ही सकते हो, है ना, और फिर अपना हल्के भोजन पे चले जाएं। दूसरा, भोजन में अपना अदरक की जो कतरन होती है, छोटा सा अदरक पीस काटो, उसमें नींबू और नमक डाल के 2 पीस को भोजन से पहले चूसो, तो भोजन को पचाने में मदद करता है। फिर भी किसी का डाइजेशन वीक है तो श्री तत्व का पाचनी रसायन है, देवबटी है, चित्रकादि बटी, ये सब टैबलेट हेल्प करती है। थैंक यू लोकेश जी, इतना अद्भुत रहा ये सेशन, सबको कितना क्लैरिटी मिल गया
to ask this question. Even more, बहुत लोगों के और भी सवाल है, तो लोकेश जी आपके साथ जो सेशंस होते हैं पंचकर्मा में, हम उसके इन्फॉर्मेशन सबको शेयर करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट, एक बार फिर से आप जरूर आइएगा हमारे सेशन में। जरूर जरूर, बिल्कुल और बिल्कुल। हम प्रकृति का, बहुत लोग पूछ रहे हैं प्रकृति के अनुसार कैसे खाएं, क्या करें, तो उसका भी ज्ञान हमें दीजिएगा लोकेश जी। जरूर और जरूर। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीबॉडी, हमारे पार्टिसिपेंट्स। तो लोकेश जी कैलिफोर्निया आए थे जब मैं वहां पे थी, और इतना अच्छा, लोकेश जी अपना ही नाड़ी नहीं चेक करते, आपका नाड़ी देख के फैमिली का भी बता देते हैं। तो उन्होंने इतना अच्छा मुझे गाइड किया था, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम हेल्थ में, बिकॉज यूएस में तो मेडिसिन भी श्री श्री तत्वा के तब कम हुआ करते थे, बट एक उन्होंने जो कहा ना कि जैसे आज मुझे उनके प्रेजेंस में फील हुआ, वैद्य के साथ नारायण शक्ति चलती है ना लोकेश जी, आप ये बताते हैं। तो जब चेक करा देते हैं हम वो नाड़ी ना, तो नारायण शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं, जो रोग आने वाले होते हैं वो भी चले जाते हैं, और सुन लिया आज नारायण वाणी तो भी रोग से हम बच गए, ऐसा मुझे लगता है। सो थैंक यू लोकेश जी फॉर शेयरिंग सच ब्यूटिफुल नॉलेज विद अस। आपका बहुत बहुत आभार। हम सब नवरात्रि डिटॉक्स के लिए तैयार हो गए हैं, और विशेषता में ये हम सेशन अपलोड करेंगे आपकी अनुमति से, तो लोग और ये सुन के फिर से इम्प्लीमेंट कर सके, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप अपलोड कर सकते हैं, मेरे को भी लिंक भेज देना है। और सब यस लोग यस, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ये समय पूरा देवी शक्ति में जो एक मर्ज हो जाए, मतलब पूरा डुबकी लगा लो दिव्यता में, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को नवरात्रि की। और साइलेंस कोर्स अपना जरूर सब लोग करिए, क्योंकि हॉल में जब तक खाली नहीं होगा तब तक भरोगे कैसे। यस, हम दोनों चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लोकेश जी का सेशन भी है, इज जॉइंट पेन आर्थराइटिस विद आयुर्वेदा, सो यू कैन डू दैट। पर्स डायग्नोसिस भी लोकेश जी वीडियो कंसल्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग आपको लिंक भेज देंगे उनके असिस्टेंट का, महेश जी का, आप उनके साथ ये बुक कर सकते हो, पल्स डायग्नोसिस, नाड़ी परीक्षा। ऑफ कोर्स एडवांस कोर्स इज हैपनिंग विद हसन भैया, एवरीबॉडी इज मोस्ट इनवाइटेड टू डू द एडवांस कोर्स। लोकेश जी ने तो इतना हमको बता दिया ना कि कैसे पात्रता हम अपनी बढ़ाएं और स्वस्थ करें, तो उसके लिए दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस। एंड विथ योगा, तो योगा का फ्री सेशन भी रखा है हमने सबके लिए ऑन 6th of October एंड 9th of October। सो डू टेक पार्ट, श्री श्री योगा का मास्टर क्लास होगा सबके लिए। जिन्होंने एडवांस कोर्स में रजिस्टर कर लिया है वो 6 तारीख को करें, और बाकी लोगों के लिए 9 तारीख को। थैंक यू लोकेश जी वंस अगेन, हमारी सबकी ज्ञान वृद्धि हुई, बहुत कुछ वापस रिवाइज हो गया विथ योर प्रेजेंस। थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक यू, जय गुरुदेव। गुरुदेव। सब लोग सुखी रहो, स्वस्थ रहो। जय गुरुदेव।